नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाजारों की। ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में सब्जी मंडी, कोई मॉल या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का पेज आ रहा हो। हम हर रोज इन बाजारों से जुड़ते हैं, पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आज हमारे पास जो सोर्स है वो एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर है जो हमें अलग-अलग तरह के बाजारों की दुनिया में ले जाता है। मतलब हमारे गली के नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर साप्ताहिक हाट और बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि बाजार कितने तरह के होते हैं, बल्कि ये समझना है कि जो सामान हम खरीदते हैं उसकी हम तक पहुंचने की कहानी क्या है। इन खरीदारों और विक्रेताओं की दुनिया में कौन ज्यादा कमाता है, कौन कम, और क्या ये बाजार सबके लिए बराबर के मौके लाते हैं। चलिए इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने रूप से, साप्ताहिक बाजार या हाट से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हफ्ते के किसी एक तय दिन पर लगता है। बिल्कुल, ये बाजार बहुत जीवंत होते हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थायी दुकानें नहीं होती। मतलब व्यापारी दिन में आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और शाम को सब समेट कर चले जाते हैं। और अगले दिन यही बाजार किसी और जगह पर लग रहा होता है। हाँ बिल्कुल। हमारे सोर्स में समीर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो कपड़ों का एक छोटा व्यापारी है और वो एक ही हफ्ते में 6 अलग-अलग साप्ताहिक बाजारों में अपनी दुकान लगाता है। सही कहा। ये तो एक तरह से घुमंतू दुकान हुई जो अपने ग्राहकों तक खुद पहुंच रही है। हाँ, और समीर जैसे हजारों व्यापारी हैं। सोर्स बताता है कि वो सुबह एक मिनी वैन किराए पर लेते हैं, अपना सारा सामान उसमें भरते हैं और एक साथ अलग अलग बाजारों में जाते हैं। ये उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। सब कहते हैं कि साप्ताहिक बाजारों में चीजें सस्ती मिलती हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक सवाल है। क्वालिटी एक पहलू हो सकता है, लेकिन असली वजह है उनका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल? हाँ, साप्ताहिक बाजार एक लो ओवरहेड हाई वॉल्यूम बिजनेस है। ओवरहेड मतलब दुकान चलाने का खर्च। अच्छा। अब आप सोचिए, इन व्यापारियों को कोई दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, ना बिजली का बिल भरना पड़ता है, ना कोई सरकारी फीस देनी पड़ती है। और तो और उन्हें अलग से कर्मचारी भी नहीं रखने पड़ते। सोर्स में लिखा है कि ज्यादातर परिवार के लोग ही उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो जब लागत इतनी कम है तो वो कम कीमत पर सामान बेच सकते हैं। उनका मुनाफा हर एक आइटम पर कम होता है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना पड़ता है। मतलब वॉल्यूम पर खेलते हैं। एकदम। ये मॉल के हाई ओवरहेड हाई मार्जिन मॉडल का ठीक उल्टा है, जहां खर्चे ज्यादा होते हैं और हर चीज पर मुनाफा भी ज्यादा रखा जाता है। यहाँ एक और बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा। हाँ, एक ही चीज बेचने वाली 10 दुकानें लाइन से लगी होती हैं। अगर एक दुकानदार दाम कम नहीं करेगा तो ग्राहक तुरंत दूसरी दुकान पे चला जाएगा। और इसीलिए यहाँ मोलभाव करना ग्राहक का हक माना जाता है। हाँ, और इसी वजह से ये बाजार कई लोगों के लिए एक तरह की लाइफलाइन है। यहाँ सिर्फ सस्ता सामान ही नहीं मिलता, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज, सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन तक। हाँ, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। आपको 10 अलग-अलग दुकानों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। समीर जैसे व्यापारी के लिए ये जिंदगी आसान नहीं होगी। रोज एक नए बाजार में जाना, सामान लगाना, बेचना, फिर समेटना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यहीं पर बाजार और समानता का जो मुद्दा है वो उठना शुरू हो जाता है। समीर जैसे छोटे व्यापारियों के पास पूंजी बहुत कम होती है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक सुरक्षा बहुत कम होती है। एक दिन बाजार न लगा पाएं या बारिश हो जाए तो उस दिन की कमाई गई। बिल्कुल। तो साप्ताहिक बाजार हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक दिन। बाकी दिनों में अगर अचानक घर में चीनी खत्म हो जाए या दूध का पैकेट चाहिए हो, तो हम कहाँ जाते हैं? जाहिर है, अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद अड्डे पर, पड़ोस की दुकान पर। हाँ, ये स्थायी दुकानें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये हमारे घरों के पास होती हैं और हम हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी समय वहां जा सकते हैं। सोच में सुजाता और कविता की कहानी इसी बात को दिखाती है। वो कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वे अपनी पड़ोस की दुकान पर किराने का सामान लेने जाती हैं। दुकानदार उन्हें सालों से जानता है और सबसे कमाल की बात तो तब होती है जब सुजाता को पता चलता है कि वो अपना पर्स घर भूल आई है। और दुकानदार बिना किसी झिझक के उसे 3,000 रुपए का सामान उधार दे देता है। हाँ, वो बस सुजाता की एक नोटबुक में हिसाब लिख देता है, जिसका पेमेंट महीने की शुरुआत में होगा। ये वो चीज है जो किसी बड़े सुपरमार्केट या मॉल में तो सोची भी नहीं जा सकती। तो ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक रिश्ता है, विश्वास पर चलने वाली एक पूरी व्यवस्था। बिल्कुल। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी कहते हैं। ये विश्वास और आपसी जान पहचान ही उनकी असली पूंजी है।
हाँ, हम सबने अपने बचपन में ऐसी किसी दुकान से बिना पैसे दिए टॉफी खरीदी होगी जिसका हिसाब पापा के खाते में लिख दिया जाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वही सिस्टम है। और ये सुविधा उन परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके महीने की तनख्वाह एक तय तारीख को आती है और महीने के अंत तक हाथ में कैश कम हो जाता है। लेकिन क्या इस व्यवस्था में भी कोई असमानता छिपी हुई है? एक तरह से हाँ, ये व्यवस्था विश्वास पर तो चलती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो उस समुदाय का हिस्सा हैं, जो जाने पहचाने हैं। अच्छा। कोई बाहरी व्यक्ति या बहुत गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे चुकाने की कोई गारंटी न हो, शायद उसे ये सुविधा न मिले। और हाँ, इन दुकानों पर सामान साप्ताहिक बाजार से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि उनके ओवरहेड खर्चे ज्यादा हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल। सही बात है। तो हमने देखा साप्ताहिक बाजार का सस्तापन और पड़ोस की दुकान का भरोसा। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल? सोर्स में सुजाता और कविता अंजल मॉल जाती हैं, जो एक 5 मंजिला एयर कंडीशन्ड जगह है। यहाँ का अनुभव ही अलग है। यहाँ बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये तो घूमने फिरने, खाने पीने और मनोरंजन का एक केंद्र बन गया है। कांच के दरवाजे, चमकती लाइटें, लिफ्ट, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स। एक ऐसी दुनिया जिसे खास तौर पर आपको आकर्षित करने और ज्यादा खर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। और कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स में बताया गया है कि उन्होंने एक दुकान में एक ड्रेस देखी जिसकी कीमत 3,000 रुपए से कम नहीं थी। ये साप्ताहिक बाजार की कीमत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल है। ब्रांडिंग में सिर्फ अच्छी क्वालिटी का वादा नहीं होता है, उसमें विज्ञापन का खर्च, शोरूम का माहौल बनाने का खर्च और एक स्टेटस सिंबल बनाने का खर्च भी जुड़ा होता है। अच्छा। क्वालिटी बेहतर हो सकती है, पर क्या वो 5 गुना बेहतर होती है? शायद नहीं। यहाँ उपभोक्ता सामान के साथ साथ एक अनुभव और एक पहचान खरीद रहा होता है। मतलब एक ब्रांडेड कपड़ा पहनना सिर्फ एक कपड़ा पहनना नहीं है, बल्कि ये दिखाना भी है कि आप इस ब्रांड को अफोर्ड कर सकते हैं। एकदम। और यहाँ मोलभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर चीज पर फिक्स्ड प्राइस का टैग लगा होता है। ये उस साप्ताहिक बाजार के कल्चर से बिल्कुल उलट है। और यहीं पर असमानता का पहलू और भी खुलकर सामने आता है ना? मॉल सिर्फ अपनी कीमतों से ही नहीं, बल्कि अपने पूरे माहौल से एक तरह का फिल्टर लगा देता है। सही कहा। एक आम दिहाड़ी मजदूर या समीर जैसा छोटा व्यापारी शायद मॉल के अंदर जाने में भी संकोच करे। हाँ, उसे लग सकता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है। बिल्कुल। वहां की सिक्योरिटी गार्ड, वो चमक दमक और महंगे शोरूम, ये सब मिलकर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। तो मॉल सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं। तो अब तक हमने ये देख लिया कि हम सामान कहाँ-कहाँ से खरीदते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। इन सभी दुकानदारों को, चाहे वो साप्ताहिक बाजार का समीर हो, पड़ोस का दुकानदार हो या मॉल का शोरूम, उन्हें अपना सामान मिलता कहाँ से है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सामान बनता तो फैक्ट्रियों और खेतों में है, पर हम सीधे वहां से तो नहीं खरीदते। नहीं। यहीं पर बाजारों की एक पूरी श्रृंखला, एक चेन काम करती है, जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। इस चेन के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं व्यापारी, जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी हम लोगों के बीच की कड़ी हैं। और इस चेन में सबसे पहले आते हैं थोक व्यापारी यानी होलसेलर। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। थोक व्यापारी का काम है बड़ी मात्रा में, मतलब बल्क में सामान खरीदना। जैसे एक सब्जी का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदेगा, वो सीधे किसान या बड़ी मंडी से कई क्विंटल सब्जी खरीदेगा, फिर वो उसे छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है। हाँ। सोर्स में आफताब का उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाता है। वो शहर का एक थोक सब्जी व्यापारी है और उसका दिन सुबह 2 बजे शुरू होता है। सोचिए, जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब आफताब जैसे लोग मंडी में होते हैं। सब्जियों से भरे ट्रक आते हैं और फिर नीलामी शुरू होती है। अच्छा, ऑक्शन होता है? हाँ, ऑक्शन। आफताब उस नीलामी में हिस्सा लेकर तय करता है कि आज क्या और कितना खरीदना है। जैसे सोर्स बताता है कि उसने एक दिन में 5 क्विंटल फूलगोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदे। ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। तो क्या वो ये सारा सामान खुद बेचता है? नहीं, उसकी मंडी में अपनी एक दुकान या गोदाम होता है। वो खरीदे हुए माल को वहां रखता है और फिर सुबह 6 बजे से छोटे दुकानदार और फेरी वाले उससे आके खरीदारी करते हैं। ये वही लोग हैं जो फिर अपनी रेहड़ी पर या पड़ोस की दुकान में हमें सब्जियां बेचते हैं? बिल्कुल। तो आफताब जैसे व्यापारी सिर्फ एक बिचौलिए नहीं है, वे एक तरह से बाजार के शॉक एब्जॉर्बर भी हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वो शॉक एब्जॉर्बर ही हैं।
सोचिए, अगर किसी दिन बारिश की वजह से सब्जियां कम बिकें तो उस नुकसान का बड़ा हिस्सा आफताब को उठाना पड़ता है, ना कि उस किसान को जिसने अपनी फसल तो पहले ही बेच दी। अच्छा। वे कीमतों के उतार चढ़ाव और माल के खराब होने का जोखिम उठाते हैं ताकि छोटे दुकानदारों तक एक स्थिर सप्लाई पहुंच सके। तो ये पूरी चेन बनती कैसे है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे एक नदी की तरह समझिए। फैक्ट्री या खेत उस नदी का स्रोत है। बड़े थोक व्यापारी बड़े बांध की तरह हैं जो पानी को बड़ी मात्रा में जमा करते हैं। फिर शहर के आफताब जैसे थोक व्यापारी छोटी नहरें हैं, और आखिर में खुदरा विक्रेता, जैसे कि समीर या पड़ोस का दुकानदार। हाँ, वो पतली नालियां हैं जो उस पानी को हर घर यानी हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। इससे पूरी चेन साफ समझ आ गई। और मजे की बात यह है कि कुछ बाजार तो ऐसे हैं जो हमें कभी दिखते ही नहीं, जैसे एक कार बनाने वाली फैक्ट्री। हाँ। वो इंजन किसी और फैक्ट्री से खरीदती है, टायर किसी और से और शीशे किसी और से। हम तो बस शोरूम में तैयार कार देखते हैं, हम उन बाजारों को नहीं देखते जहां कार के पुर्जे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं, साप्ताहिक बाजार से लेके मॉल तक, और फिर इस पूरी सप्लाई चेन को, तो ये साफ हो जाता है कि साप्ताहिक बाजार का दुकानदार समीर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शोरूम मालिक दोनों भले ही विक्रेता कहलाएं, लेकिन वे दो अलग अलग आर्थिक दुनिया में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक के पास दुकान चलाने के लिए बहुत कम पैसा और संसाधन है, जबकि दूसरा दुकान की सजावट और लोकेशन पर ही लाखों रुपए खर्च कर सकता है। और स्वाभाविक रूप से उनकी कमाई में भी बहुत बड़ी असमानता है। बहुत ज्यादा। साप्ताहिक बाजार का व्यापारी दिन भर की मेहनत के बाद शायद उतना भी ना कमा पाए जितना एक मॉल का दुकानदार 1 घंटे में मुनाफा कमा लेता है। जीत पाते हैं, जबकि दूसरे लोग मॉल्स में हजारों रुपए खर्च करने में व्यस्त हैं। सही बात है। हम किस बाजार में खरीदार बन पाते हैं, ये हमारी जेब तय करती है। और ये एक चक्र की तरह है ना? हाँ बिल्कुल। जिसके पास पैसा है वो बेहतर जगहों से खरीदारी कर सकता है, और शायद बेहतर क्वालिटी का सामान भी। जिसके पास पैसा नहीं है वो सस्ते बाजारों पर निर्भर है। और इसी तरह जिसके पास ज्यादा पूंजी है वो मॉल में दुकान खोलकर और ज्यादा पैसा कमा सकता है। जबकि कम पूंजी वाला समीर जैसे व्यापारी के लिए मुनाफा कमाना भी एक संघर्ष है। बाजार अवसर पैदा करता है, लेकिन वो अवसर सबके लिए बराबर नहीं होते। ये बाजारों की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, बल्कि हमारे समाज की आर्थिक हकीकत का एक आईना है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हमारे आसपास के बाजार दिखने में जितने सरल लगते हैं उतने हैं नहीं। साप्ताहिक हाट की अपनी एक लो कॉस्ट आर्थिक व्यवस्था है। पड़ोस की दुकान विश्वास और सामाजिक रिश्तों पर चलती है। और मॉल एक ऐसी दुनिया है जो अनुभव और पहचान बेचती है। और इन सब के पीछे उत्पादक से हम तक सामान पहुंचाने की एक जटिल श्रृंखला है, जिसमें आफताब जैसे थोक व्यापारियों की जोखिम उठाने वाली भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी चेन ही ये सुनिश्चित करती है कि देश के एक कोने में उगने वाली प्याज दूसरे कोने में हर किसी के लिए उपलब्ध हो। हाँ, ये उत्पादन को भी बढ़ावा देती है और लोगों को कमाई के नए अवसर भी देती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, ये सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या ये अवसर सभी के लिए समान है? क्या समीर और एक मॉल के शोरूम मालिक के लिए बाजार का मतलब एक ही है? शायद नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और हमारा सोर्स हमें यहीं एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ता है। बाजार और समानता की ये चर्चा हमें एक अगले विषय की ओर ले जाती है, एक कमीज की कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो एक साधारण सी चीज पहनते हैं, जैसे एक कमीज, उसकी यात्रा कपास के खेत से शुरू होकर हमारे वार्डरोब तक पहुंचने में कितनी लंबी हो सकती है। और उस सफर में कितने लोगों की जिंदगियां, उनकी मेहनत और उनकी कमाई जुड़ी होती है। इस पर शायद हम किसी और दिन बात करेंगे।